जिलाधिकारी के साथ में लगातार वार्ता हो रही है और जिलाधिकारी आपदा के निमित्त जो है लगातार बैठ के भी और लगातार उस पर जो प्रस्ताव बनने हैं उसकी भी तैयारी है। निश्चित रूप से निरीक्षण भी किया इंटरनेशनल स्टेडियम की बात की जाए वहाँ पे देखिए आने वाले समय में स्वाभाविक रूप से उस स्टेडियम का उपयोग आने वाले समय में यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हिस्सा वो बनने जा रहा है। यूनिवर्सिटी एक्ट, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हो चुका है, आप सबको संज्ञान में है, उसी का वह हिस्सा है। लैंड ट्रांसफ़र की कार्रवाई उस पर गतिमान है। हम सबकी यही चिंता रही है कि विगत कई वर्षों से उसका उपयोग नहीं हो पाया और आपने ये भी देखा होगा कि जिस समय मैं खेल मंत्री बनी उससे पहले स्टेडियम हैंडओवर में भी नहीं था। आप लोगों के लगातार संज्ञान में आने के बाद में उस हैंडओवर की प्रक्रिया भी हमने चालू करी और उसके बाद से लगातार ऐसा नहीं कि वहाँ पे इवेंट्स नहीं होते, वहाँ पे लगातार इवेंट्स भी होते हैं। ये ठीक है, जो लाइमलाइट के इवेंट्स में अभी जैसे आप हम ये रेसलिंग का देख रहे हैं, इस प्रकार के बेशक नहीं हुए होंगे, लेकिन लगातार वहाँ पे बच्चों के प्रैक्टिस, बच्चों की वहाँ पर एक्टिविटीज़ वो लगातार होते हैं। खेल महाकुंभ हमने वहाँ पर किए। आने वाले समय के लिए भी नेशनल गेम का समापन भी हम लोग यहाँ पर प्रस्तावित किए हुए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में इसका यूनिवर्सिटी के रूप में भी और एक्टिविटीज के रूप में मैडम रेसलिंग में आप शामिल होंगे क्या? वहाँ निरीक्षण करेंगे आपका प्रोग्राम? अंतिम दौरा कब तक है स्टेडियम में? जहाँ भी पुल बना है, अंतिम दौरा कब तक है स्टेडियम में? मुझे लगता है कि आप लोग जो है स्टेडियम के परिप्रेक्ष्य में उसकी उपयोगिता को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। मैं आपको ईमानदारी से बता सकती हूँ कि स्टेडियम यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरीके से हो चुका है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब यूनिवर्सिटी का पूरा एक्ट पारित होने के बाद में उसकी जब पूरा ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, नियमावली तैयार हो जाएगी, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि वो भी निरीक्षण होगा आपका। निश्चित रूप से मैं क्यों नहीं निरीक्षण करूंगी, क्यों नहीं उसका संज्ञान लूंगी। ये तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते तो मेरी तो और जिम्मेदारी है। 1984 आज से ठीक 40 वर्ष पहले हमारी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी और आज इसे पूरे 40 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 40वां हम मनाने जा रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम सभी जो महिलाएं, राहुल गांधी जी ने ये एक वेबसाइट, महिला कांग्रेस द्वारा एक वेबसाइट जारी करी है, जिसके माध्यम से पहली बार एक वेबसाइट के जरिए उनकी सदस्यता ग्रहण करी जाएगी और जो भी महिलाएं इस हमारी महिला कांग्रेस में आती है उन सभी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। 40वां महिला स्थापना दिवस यहाँ पे है। 15 सितंबर 1984 को हमारा स्थापना दिवस हुआ था और सबसे पहला स्थापना दिवस हमारी महिला जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री जी, उनने एक इकाई कांग्रेस से हटके तो एक महिला का गठन किया था। उसमें जो हमारी सबसे पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, फिर उसके बाद सरोजनी नायडू रही, इंदिरा गांधी जी रही, सोनिया गांधी जी रही हमारी। तो इस तरह से हमारा सिलसिला जारी रहा, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते रहे। 37 हमारे यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारी कांग्रेस में और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस इस तरह से चाहती है कि महिलाएं बढ़ चढ़ के राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में आगे आएँ। तो महिला कांग्रेस आज स्थापना दिवस यहाँ पे अलका लांबा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी है, उनके दिशा अनुसार हम लोग यहाँ पे एक महिला अभियान चला रहे हैं। भाई आप देखते जा रहे हैं और आप लोगों की मीडिया के उपलक्ष्य में हम इसको बड़ी खुशी से सारी महिला बहनें मिलके मना रही हैं। ऊपर से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के निर्देश पर और प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी ने उनके निर्देश पर हम यहाँ सब महिलाएं बहनें मिलकर इस कार्य को कर रही हैं। हमारा आज सदस्यता अभियान जो चल रहा है उसका उद्देश्य है सभी महिलाओं को सदस्यता दिला करके कांग्रेस में उत्साहित होकर महिला बहनें आ रही हैं और कांग्रेस के सदस्य बढ़ेंगे और महिला सदस्य बढ़ेंगी और आज महिला सुरक्षा भी इससे होगी। पता चलेगा कि महिला कितनी जागरूक है और इस सदस्यता का अभियान हम खुशी खुशी चला रहे हैं। श्रीमती बिमला सांगुड़ी। 100 दिन केंद्र सरकार की वो पूर्ण विफलता की नीति के भ्रम की शिकार है केंद्र सरकार। एक कदम आगे चल रही है तो 2 कदम पीछे हट रही है। एक राजनीतिक अस्थिरता का बोझ जा रहा है। ये 100 दिन की बात है। राहुल गांधी जी की अमेरिका यात्रा को लेकर के भाजपा ने 4 नग्न झूठ प्रसारित किए और अपने मोदी मीडिया और दूसरे प्रचार साधनों के माध्यम से एक दुष्प्रचार किया और
हम स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी केंद्र सरकार राहुल फोबिया से ग्रस्त है और उन्होंने, राहुल जी ने कोई भी बात अमेरिका में ऐसी नहीं कही जिससे भारत के हित में छूट। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी और भारत के हितों को समान मानने से इनकार करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, भारत हम सब। दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर हम कभी कोई भिन्न मत नहीं रखते हैं, लेकिन और दूसरे समसामयिक विषयों पर जो है हमारी राय कई मामलों में भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल भिन्न है, आलोचनात्मक है। और हम दिल्ली में भी, लंदन में भी, न्यूयॉर्क में भी कोई हमारी राय स्थान और मौसम देख करके नहीं बदलती है, बल्कि हमारी राय मैं एक घातक धारणा है कि भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार भारत पर प्रहार। भारतीय जनता पार्टी भारत का पर्याय नहीं है, वो केवल एक राजनीतिक दल है। जिस तरीके से कई राजनीतिक दलों से एक राजनीतिक दल हम भी हैं और भारतीय जनता। निश्चित रूप से देखिए, ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि पूरे देश के संस्कृत भाषा के विद्वान जो संस्कृत भाषा को जन जन की भाषा बनाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए इस देव भाषा का लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगातार अपने जीवन में एक साधक की तरह काम कर रहे हैं, वो सब देवभूमि उत्तराखंड पधारे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं सभी आए हुए प्रतिनिधियों का, जो पूरे भारतवर्ष से आए हैं, उन सबका यहाँ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि ये देव भाषा संस्कृत हमारे यहाँ जन जन की भाषा बने। राज्य के अंदर इनके प्रचार प्रसार के लिए हम पहले से बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयास और तेज़ी से होंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी हमारी ये जो देव भाषा संस्कृत है, ये केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि आम बोलचाल की भाषा बने, जन जन की भाषा। उत्तराखंड की दूसरी राज्य भाषा है, उसको लेके आपने कुछ घोषणा करी, जैसे एयरपोर्ट में भी लिखने की बात करी है? वो हम पहले से ही प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने विधानसभा का जब सत्र गैरसैंण में आयोजित हुआ था, तो वहाँ भी इस प्रकार का एक सभी को जो है भाषा सीखने के लिए होनी चाहिए, भाषा का सीखने का प्रयास करना चाहिए। एक हमने अधिवेशन में एक अलग से भी एक औपचारिक रूप से सेशन भी किया था। और इसके साथ साथ बस अड्डे हैं, एयरपोर्ट है, या जो हमारे सार्वजनिक स्थान हैं, उन स्थानों पर हिंदी के साथ साथ संस्कृत भाषा में लिखने का हम लोग जो है ये काम आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी विदेश गए हैं, विदेश जाके देखिए, उत्तराखंड दिव्यता और भव्यता की भूमि है, देवभूमि है, संस्कारों की भूमि है, संस्कृति की भूमि है। और संस्कृत भाषा के लिए हमारे आदरणीय वेद व्यास जी ने सरस्वती तट पर, वहीं पर बद्रीनाथ में, माणा में, वहीं पर बैठकर ही पूरे विश्व को संदेश दिया है। समय आ गया है, आज वो संदेश उत्तराखंड के माध्यम से पूरे विश्व को मिले और संस्कृत उसका माध्यम बने। मैंने आज कहा कि विकिपीडिया एक ही व्यक्ति ने शुरू किया और लोग जुड़ते चले गए। हम विकिपीडिया के साथ साथ हम क्यों ना वैदिक पीडिया शुरू करें? यही सनातन की संस्कृति है, हमारे वेद। वैदिक पीडिया शुरू हो। दूसरा, उत्तराखंड की धरती 4 धाम की धरती है, क्यों ना ऐसा हो कि 4 धाम की धरती तो ही है, लेकिन 4 वेद धाम की धरती भी बने, कि चारों वेदों का अध्ययन यहाँ पे हो, लोग विद्वान बने। एक काशी में लोग विद्वान बनते थे, अब उत्तराखंड के उत्तर काशी में हमारे अपने जो चारों धाम है, रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है और अपने गुप्त काशी है, सब जगह मिलकर हम लोग ऐसा प्लान तैयार करेंगे जिसमें मुझे लगता है कुंभ के मेले में और कुंभ के मेले से पूर्व इसके लिए एक योजना बनाकर कि कैसे उत्तराखंड से संस्कृत भारती एक बहुत बड़ा ध्वज लेकर पूरे विश्व को साथ ले सके। जैसा कि मैंने कहा कि परमार्थ निकेतन में गंगा के पावन तट पर शिव जी की जहाँ स्थापना, वहीं पर वहीं से वेदों का उद्घोष हो, संस्कृत वाचन का, पठन का, पाठन का उद्घोष हो। मैं सारे संस्कृत के, हमारे संस्कृत भारती के सभी संगठन मंत्री जी और अध्यक्ष महोदय से भी कहूँगा कि एक शुरू करें, वहाँ पर एक डिजिटल स्टूडियो भी बनाने जा रहे हैं हम लोग, ताकि वहीं से पूरे विश्व को शुद्ध
संस्कृत भाषा में वेद मंत्रों का, संस्कृति का, संस्कृत का, संस्कारों का ज्ञान प्राप्त हो सके, ये हम सब मिलकर करें। आज उसी का समय आ गया है। संस्कृत भाषा सबकी भाषा है, सबको मिलाने वाली भाषा है, वो मिटाने वाली भाषा नहीं है, वो जोड़ने वाली भाषा है, वो तोड़ने वाली भाषा नहीं है। आज समय आ गया है, समाज में जो आज दीवारें खड़ी हो रही हैं, जाति का सम्मान हो, लेकिन जाति प्रथाओं के माध्यम से यदि कोई देश में असमानता लाने की कोशिश कर रहा है, दीवारें खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, दरारें लाने की कोशिश कर रहा है, उन दीवारों को तोड़ना है, दरारों को भरना है, दिलों को जोड़ना है। और ये काम सनातन संस्कार ही कर सकते हैं, सनातन संस्कृति कर सकती है और सनातन संस्कृत कर सकती है। इसलिए सबको मिलकर आज यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस पर इससे बड़ा और क्या उपहार होगा कि उत्तराखंड से वो पूरे विश्व को ये उपहार दें। आज उसी का निवेदन उनसे किया गया और उन्होंने स्वीकार किया है कि वो पहली उन्होंने अपनी पंक्ति संस्कृत से ही शुरू की और उन्होंने कहा कि मैं संस्कृत भले ही कम बोल पाऊँ, लेकिन मैं संस्कृत को और संस्कारों को जीता हूँ। आज ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है, इसलिए संस्कृत भारती जो कर रही है उसके साथ सबको जुड़ना चाहिए, जुटना चाहिए। जुड़ें और जोड़ें, यही अब संदेश है। धन्यवाद। 11:30 बजे हमारा कैंप शुरू हुआ था और अभी लगभग 2 घंटे हो गए हैं और लगभग 20 से 22 यूनिट हमारे पास आ चुके हैं और यहाँ इमली रोड के लोगों में बड़ा उत्साह है। कल भी एक प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे मुस्कान पैलेस में, वहाँ भी कल 52 या 53 के आसपास यूनिट आई थी और आज मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ भी जो है 50 से 60 यूनिट आएंगी और लोगों के अंदर ये जज्बा है अपने लोगों के लिए, कौम के लिए और सभी लोगों के लिए कि ये काम जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया जाए और मेरे द्वारा भी और सालिम भाई के द्वारा भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हम लेंगे और जितना भी काम हमसे होगा हम ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को करेंगे। क्या मौका है ख़ास तौर पे? सर मौका ख़ास ये ईद उल नबी जो हमारा होता है हर साल यहाँ पे, ये असली वजह है और बाकी जो है हम लोग सेवा में लगे रहते हैं। लोगों की जो भी हमसे सेवा होगी वो करते रहेंगे। लोगों में बहुत उत्साह है और कल भी लगाया गया था और आज ये लगाया गया है और इससे जो है ना लोगों में ये उत्साह है कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करा जाए क्योंकि जो है सभी भाइयों के काम आता है। और ये जो है ईद उल मिलाद लगाया गया है, इसके उस पर ईद उल मिलाद जिस क्षेत्र भ्रमण के दौरान कई स्थानों का निरीक्षण किया गया है। सबसे पहले तो जो चंडी पुल बन रहा है यहाँ पर काफ़ी विलंबित है, 2017 से बन रहा है, उसका निरीक्षण किया गया। NH के अधिकारी भी साथ में थे और उसमें 2 अभी स्लैब बनना बाकी है और विभिन्न कारण उन्होंने बताए विलंब के, लेकिन उनको निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में इसको दिसंबर तक पूर्ण कर लें क्योंकि उसके बाद जो कांवड़ मेला आने वाला है तो कांवड़ मेले में इस पुल का प्रयोग किया जाना है ताकि आम जनता को आसानी हो सके। उसके बाद जो चंडी देवी मंदिर है, मंदिर का जो रोपवे है, रोपवे की शुरुआत में वहाँ पे कोई पार्किंग के लिए व्यवस्था किस प्रकार से क्या की जानी है उसको देखा गया है और मंदिर जाकर के दर्शन करने के पश्चात वहाँ जो थोड़े बहुत भूस्खलन के स्पॉट्स हैं उनको देखा गया है कि कहीं पर किसी प्रकार के भूस्खलन की संभावना तो नहीं है या छोटी मोटी जो स्थिति है उसको ठीक करने के लिए प्रयास किए जा सकें। तत्पश्चात एफॉरेस्टेशन के लिए जो वन विभाग ने एक बना रखा है, एफॉरेस्टेशन कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन प्लेस बना रखा है, लगभग 20 हेक्टेयर का है। वहाँ पर उन्होंने जो प्लांटेशन वगैरह किया है उनकी स्थिति देखी गई है कि वर्तमान स्थिति क्या है उनकी, तो वो संतोषजनक पाई गई है। पौधे अच्छी प्रकार से लगे हुए हैं और इंटैक्ट हैं। तो उसके बाद जो है फिर जो रेस्क्यू सेंटर बना हुआ है चिड़ियाघर में, रेस्क्यू सेंटर को देखा गया है उनका और रेस्क्यू सेंटर के में जो है 11 लेपर्ड हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है और उनका रखरखाव किया जा रहा है। और उसके अलावा उनका एक मंकी स्टरलाइजेशन सेंटर भी है जिसके अंदर लगभग इस वर्ष 5000 मंकीज़ का किया जा चुका है और इसकी वजह से जो बंदर हैं उनकी संख्या कम होगी जिससे किसानों को आसानी होगी और जो जनसंख्या है, लोग हैं, उनको भी आसानी होगी। तो वो कार्य वहाँ पर किया जा रहा है। और इसके अलावा झिलमिल प्रोजेक्ट जो है, झिलमिल में जो इनका एक प्रोजेक्ट है ये उसको भी देखा गया है। वहाँ पर 12 सिंहों का संरक्षण किया जा रहा है और इको टूरिज़्म के लिए उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और किस प्रकार से उसको बेहतर बनाया जाए इस दृष्टिकोण से उस चीज़ को देखा गया है। इसके अलावा रवासन नदी में जो वन निगम के द्वारा खनन किया जाता है उस खनन क्षेत्र को देखा गया है कि उस क्षेत्र में किस प्रकार से खनन अभी भविष्य में जो खनन सत्र आ रहा है उसमें होना है, उसमें किसी प्रकार की अनियमितता ना हो, नियम कानून के मुताबिक किया जाए, उस समय प्रारंभ किया जा सके, इस दृष्टिकोण से उसको देखा गया है। साथ ही श्यामपुर कांगड़ी जो गांव है उस गांव के किनारे से गंगा जी बह रही हैं और किस प्रकार से वो कटान हो रहा है, तो वर्तमान स्थिति को देखा गया और किस प्रकार से वहाँ पर स्पर्श की आवश्यकता है और किस प्रकार से कटान को कम किया जा सके, इस दृष्टिकोण से उसका निरीक्षण किया गया है।
और इन सभी बिंदुओं पर आवश्यकतानुसार और कार्रवाई की जाएगी। कल थाना गंगनहर क्षेत्र में पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्ति हमें प्राप्त हुए थे, जिनके चेकिंग के दौरान उनके वेयरअबाउट्स पता करने पे पता लगा कि उनके द्वारा 3 बड़े जो पिकअप व्हीकल हैं उनके द्वारा चोरी किए गए और अलग अलग जगह पे उन्होंने रखे हुए हैं। पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर जाके तीनों ही व्हीकल बरामद किए हैं। पुलिस ने इनसे पूछताछ से पता लगा है कि ये जो भैंसा चोरी के लिए इन ट्रकों का या इन पिकअप्स का ये यूज़ करते थे और उसमें उसी अनुक्रम में उनके द्वारा ये चोरियां करके इनको पंजाब की ओर ले जाना बताया गया था। पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्तों को इसमें अरेस्ट किया गया है और तीनों को धारा 303(2) BNS के तहत अरेस्ट करके आज इसमें जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है।